हेलो स्टूडेंट, क्लास 7th का ये सेकंड वीडियो है। इसके पहले वाले वीडियो में ब्लड और ब्लड किस ट्यूब में बहता है, जिस वेसल्स में बहता है, ब्लड वेसल्स यानी आर्टरी और वीन्स और कैपिलरीज, इनके बारे में डिस्कस किया था। उसके बाद आज का टॉपिक है हार्ट। तुम जानते हो कि हार्ट इज ए फिस्ट साइज, जो हमारी मुट्ठी होती है उसकी साइज का हमारा हार्ट होता है। लोकेटेड इन दी चेस्ट कैविटी, चेस्ट कैविटी में पाया जाता है। बना होता है कार्डियक मसल्स का। कार्डियक मसल्स हमारी बॉडी की वो मसल्स हैं जो कभी रुकती नहीं है। इनका काम, क्योंकि हार्ट का काम कभी रुकता नहीं है, हार्ट बिना रुके बिना थके एक रिदम में कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता रहता है और ब्लड को पंप करता रहता है। ठीक है, हार्ट का मेन फंक्शन होता है ब्लड को पंप करना। जिस दिन हार्ट रुक जाएगा उस दिन इंसान रुक जाएगा। अब अगर हम देखते हैं कि हार्ट में किस तरीके से ब्लड जाता है और किस तरीके से ये पंप करता है, तो मैंने एक चार्ट के माध्यम से यहाँ शो किया है। आप इसको देखिए कि हमारी, मैंने कल भी आपको पिछले लेक्चर में ये कहा था कि हमारी बॉडी में दो तरह के ब्लड होते हैं, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड। यानी एक ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन होती है, एक ऐसा ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है। जिसमें ऑक्सीजन होती है उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। तो हार्ट क्या करता है? हार्ट नहीं, जो वेसल्स होती हैं, ठीक है, जो आर्टरीज होती है हमारी बॉडी में, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। पूरी बॉडी से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। यहाँ पर हमने बॉडी लिख दिया है, तो यहाँ से जो आर्टरीज होती हैं जिनका काम होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना, ठीक है। आर्टरी अगर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती तो यहाँ पर उसका रोल नहीं है, वीन्स का रोल होता है। वीन्स जो होती हैं वो पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं और कहाँ पहुंचा देती हैं? हार्ट में देखो 4 चैम्बर होते हैं, आर्टरीज, आर्किल और वेंट्रिकल्स। राइट आर्किल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्किल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये 4 चैम्बर होते हैं। आप समझ सकते हैं इसको, 4 कक्ष होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, पूरी बॉडी से वीन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है और हार्ट का जो पहला चैम्बर होता है राइट आर्किल, उसमें पहुंचा देती है, ठीक है। फिर उसके बाद से राइट आर्किल से ये ब्लड पंप होकर के जाएगा कहां पर? राइट वेंट्रिकल में। फिर वहां से अगेन पंप करेगा वो उसको और पहुंचा देगा लंग्स में। तो देखो ब्लड हमारा पहुंच गया है लंग्स में। और लंग्स में तुमको पता है कि जो हम ऑक्सीजन लेते हैं, जो ब्रीथिंग करते हैं, वो ऑक्सीजन डायरेक्ट कहाँ जाती है? लंग्स में जाती है। लंग्स उसको क्या करता है? उस ब्लड को, जिस ब्लड में पहले से कार्बन डाइऑक्साइड थी, उस ब्लड में अब किसको मिला देता है? ऑक्सीजन को। यानी अब हमारा ब्लड कैसा हो गया? ऑक्सीजनेटेड हो गया। उसके बाद ये लंग्स उस ब्लड को भेज देता है कहाँ पर? लेफ्ट आर्किल में, ठीक। और लेफ्ट आर्किल उसको पंप करके लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से आर्टरीज इसको पहुंचा देती कहां पर? पूरी बॉडी में। तो आप यहां से 2 पॉइंट यहां समझ सकते हैं कि इतने हिस्से में, ये पूरे वाले पार्ट में कैसा ब्लड रहेगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा। और यहां वाले पूरे पार्ट में कैसा ब्लड रहेगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा जी। तो ये जो टॉपिक है हार्ट का, ये इतना ही टॉपिक है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि हार्ट जो है वो हमारा किस मसल्स का बना होता है? कार्डियक मसल्स का बना होता है। हार्ट का जो शेप होता है वो फिस्ट के शेप का होता है, मुट्ठी के आकार का हमारा हार्ट होता है। हार्ट में 4 चैम्बर पाए जाते हैं, राइट आर्किल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्किल, लेफ्ट वेंट्रिकल। और ये जो चैम्बर होते हैं, ये एक कह सकते हो कि डोर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको सेप्टम कहते हैं, उसी से डिवाइड होते हैं। कि ऐसा तो नहीं कि प्योर ब्लड इम्प्योर ब्लड में मिल जाए, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड में मिल जाए, इसलिए सेप्टम उसको डिवाइड कर देता है। ये हिस्सा अलग होता है, ये हिस्सा अलग होता है। अब ब्लड के फ्लो कैसे होता है उसको समझ लीजिए। ब्लड का मेन फंक्शन होता है
हार्ट का मेन फंक्शन होता है ब्लड को पंप करना, और पंप करने पे ही पूरा हार्ट हमारा डिपेंड है। कैसे होता है, फिर से इसको समझा देते हैं। पूरी बॉडी से वीन्स क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करती है और हार्ट के फर्स्ट चैम्बर राइट अर्किल में पहुंचा देती है। राइट अर्किल उसको अगेन राइट वेंट्रिकल में पहुंचा देता है। राइट वेंट्रिकल से वो ब्लड पहुंच जाता है लंग्स में। लंग्स में ब्लड प्यूरिफाई हो जाता है, यानी उसमें ऑक्सीजन मिल जाती है। वहां से वो ब्लड अगेन जाता है लेफ्ट अर्किल में, लेफ्ट अर्किल से लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल में आर्टरीज जो होती है वो उसको पूरी बॉडी में भेज देती है। तो इस फ्लो को कहा जाता है डबल ब्लड सर्कुलेशन। डबल ब्लड सर्कुलेशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो ब्लड का फ्लो हो रहा है वो पहले डीऑक्सीजनेटेड हो रहा है, फिर ऑक्सीजनेटेड हो रहा है, इसलिए इसको नाम दिया जाता है डबल ब्लड सर्कुलेशन। और तुम जानते हो जो हार्ट बीट है, जो हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है और रिलैक्स करता है जब ब्लड को रिसीव करता है, फिर ब्लड को पंप, ब्लड को डोनेट करता है, देता है, तो इस तरीके से हमारे हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन की प्रोसेस होती है। तो वही हार्ट बीट प्रोड्यूस होती है। और हार्ट बीट को जिस इंस्ट्रूमेंट से नापा जाता है उसको आप जानते ही होंगे, स्टेथोस्कोप होता है वो, जिससे हार्ट बीट को नापा जाता है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो आपकी पल्स होती है, पल्स रेट, और जो आपकी हार्ट बीट होती है वो दोनों सेम होती है, और ये नॉर्मली 1 मिनट में 70 से 72 टाइम्स होती है। एक्सरसाइज करते समय ये नॉर्मली इंक्रीज हो जाती है। 70 से 72 बार एक इंसान का हार्ट जो है वो धड़कता है। नेक्स्ट टॉपिक है इसी चैप्टर का, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस इन प्लांट। ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस इन प्लांट। अभी तो आपने एनिमल के केस में देखा कि किस तरीके से ब्लड फ्लो होता है, ब्लड किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है। प्लांट में ऐसा कुछ भी नहीं होता, प्लांट में कोई ब्लड नहीं बनता। प्लांट में नॉर्मली 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है वाटर और एक होता है फूड। इन दोनों का ट्रांसपोर्ट होता है। अब जो वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है ये कैसे होता है, और जो फूड का ट्रांसपोर्ट होता है ये कैसे होता है, इन दोनों को समझना है आपको। आप ये जानिए कि प्लांट में 2 प्रकार के टिश्यू पाए जाते हैं जिनको कहते हैं जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, इन्हीं टिश्यू को कंडक्टिव टिश्यू भी कहा जाता है। कंडक्टिव टिश्यू इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये कंडक्ट करते हैं, वाटर को जाइलम कंडक्ट करता है, फूड को फ्लोएम कंडक्ट करता है। अब ये होता कैसे, आपको पता है कि पानी है जिसे हम मुंह से पीते हैं, प्लांट में ऐसा कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं होता। प्लांट पानी कहाँ से एब्जॉर्ब करते हैं, रूट से एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक, रूट में माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर रूट हेयर पाए जाते हैं। ये रूट हेयर वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। ठीक है, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन की प्रोसेस के थ्रू ये वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। अब देखिए, वाटर को ऊपर की तरफ जाना है, ठीक है, रूट ने एब्जॉर्ब किया, वाटर को ऊपर की तरफ जाना है, तो ऐसा कोई सिस्टम है नहीं, कोई ऐसी पाइप है नहीं जो उस वाटर को ऊपर की तरफ ले जाएगा। तो यही जाइलम जो एक टिश्यू होता है, ये 4 या 5 प्रकार की सेल से मिलकर बना होता है। ये सारी सेल्स आपस में इस तरीके से अरेंज होती हैं कि उसको एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती हैं। तो इस तरीके से करके, और एक थ्योरी लागू होती है, ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी। ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी क्या है कि तुमको पता है कि वाटर जो मूव होता है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव होता है। ठीक, तो इस तरीके से एक तो ये होता है कि वाटर के मॉलिक्यूल खुद आपस में एक प्रकार का फोर्स लगाते हैं सेम मॉलिक्यूल के बीच में। दूसरा, ऊपर अगर वाटर का कंसंट्रेशन देखोगे, लीफ में पानी को पहुंचना है तो लीफ में पानी की मात्रा कम होती है और नीचे की तरफ पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, तो ये ऊपर की तरफ खींचता चला जाता है, पुल होता चला जाता है। ठीक, और कहाँ फाइनली पहुंच जाता है, पहुंच जाता है फाइनली लीफ में। और तुमको पता है कि लीफ में ही फूड को बनना है, लीफ में ही पहले से कार्बन डाइऑक्साइड आ जाती है स्टोमेटा के थ्रू। ये कार्बन डाइऑक्साइड और ये वाटर आपस में मिल करके क्या बना लेते हैं, फूड बना लेते हैं C6H12O6। ठीक है, और ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं।
तो वाटर किस तरीके से पहुंचता है वो आपने देखा कि वाटर जो पहुंचता है वो जाइलम के थ्रू पहुंचता है, और जाइलम क्या है, एक प्रकार का कंडक्टिव टिश्यू है जो जो वाटर को ले जाता है। दूसरा, अब फूड बन गया, फूड बनने के बाद ये प्लांट के दूसरे स्पेशल जो पार्ट हैं वहां पर भी आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो इस तरीके से जो फूड आता है उस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलोकेशन। और ये किस तरीके से आता है, इसको लाने वाले कंडक्टिव टिश्यू का नाम है फ्लोएम, ठीक है। अब फ्लोएम भी बिल्कुल वैसे ही कई प्रकार की सेल जैसे सीव ट्यूब सेल, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेंकाइमा, स्क्लेरेंकाइमल फाइबर, ये 4 सेल से मिलकर बना होता है। ये आपस में इस तरीके से अरेंज होती हैं कि वो फूड जो लीफ में बना था वो प्लांट के दूसरे आर्गन में धीरे धीरे करके मूव करता रहता है, और इस तरीके से प्लांट में ट्रांसपोर्ट की प्रोसेस होती है, जो कि इस चैप्टर में आपको पढ़ना था कि वाटर और फूड किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होते हैं। आप फिर से समझ लीजिए सिर्फ एक पॉइंट कि प्लांट में जो वाटर ट्रांसपोर्ट होता है वो जाइलम के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है, जो फूड ट्रांसपोर्ट होता है वो फ्लोएम के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है, वाटर रूट से लीफ तक पहुंचता है, जाइलम की सेल्स पहुंचाती हैं, और जो फूड होता है वो लीफ से दूसरे आर्गन प्लांट के हैं वहां तक पहुंचता है, वो फ्लोएम की सेल्स पहुंचाती हैं। इस तरीके से आपका ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस इन प्लांट खत्म हो जाता है। नेक्स्ट हेडिंग हम पढ़ते हैं इसमें एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। एक्सक्रीशन मीन्स होता है रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस टॉक्सिक हार्मफुल सब्सटेंस फ्रॉम द बॉडी। बॉडी में जो हार्मफुल सब्सटेंस, जो टॉक्सिक सब्सटेंस, जो नाइट्रोजनस सब्सटेंस बनते हैं ये बॉडी के लिए नुकसानदेह होते हैं, हार्मफुल होते हैं, तो इनको बॉडी से रिमूव करना बहुत ज़रूरी है। तो बॉडी से उन हार्मफुल सब्सटेंस को रिमूव करने की प्रोसेस कहलाती है एक्सक्रीशन। जैसे हम लोग क्या रिमूव करते हैं, मेनली यूरिन रिमूव करते हैं। तो ये क्या है, ये टॉक्सिक सब्सटेंस है, नाइट्रोजनस सब्सटेंस है, इसको रिमूव करना ज़रूरी है, नहीं तो क्या होगा, ये इसके बहुत हार्मफुल इफेक्ट दिखाई देंगे, फाइनली डेथ भी हो सकती है, ठीक है। अब देखिए अलग अलग एनिमल्स में ये जो रिमूव होता है टॉक्सिक सब्सटेंस वो अलग अलग ऑर्गन से रिमूव होता है। जैसे अगर हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें जिसके पास सिर्फ एक सेल होती है तो वो कैसे रिमूव करेंगे, उनके पास तो कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं है, तो जो भी उनकी बॉडी में वेस्ट सब्सटेंस होता है वो उनकी अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से रिमूव कर देते हैं। अगर आप इंसेक्ट की बात करेंगे तो इंसेक्ट में एक स्पेशल स्ट्रक्चर पाया जाता है विच इज कॉल्ड मैलपिगियन ट्यूब्यूल्स, जिसको मैलपिगियन ट्यूब्यूल्स कहते हैं, उससे ये रिमूव कर देते हैं। हमको उनके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करना है, हमको डिस्कस करना है कि ह्यूमंस में ये किस तरीके से होता है। तो एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस पढ़ना है। तो हमारा जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है ह्यूमंस का वो मेनली 4 पार्ट से मिलकर बना होता है। पहला होता है किडनी, जो कि संख्या में कितनी होती है, 2 होती है। दूसरा पार्ट है यूरेटर्स, ये भी 2 होते हैं। थर्ड पार्ट है यूरिनरी ब्लैडर, सिर्फ 1 होते हैं। और फोर्थ पार्ट है यूरेथ्रा, ये भी 1 होते हैं। अब आप देखिए किडनी जो है ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, किसका, एक्सक्रीटरी सिस्टम का। जो हमारी किडनी होती है ये मिलियन की संख्या में, मिलियन माइक्रोस्कोपिक यूनिट से मिलकर बनी होती है, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, जो कि जिसको हम कहते हैं नेफ्रॉन। ईच किडनी इज मेड अप ऑफ मिलियंस माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, जिसका काम होता है ब्लड में जो भी वेस्ट मटेरियल है उनको फिल्टर करना। यानी आप कह लो कि आप ही किडनी जो संख्या में 2 होती है, ठीक है, वो किसकी मिलके बनी होती है, ढेर सारी सेल्स जिसको हम कह सकते हैं नेफ्रॉन, उसकी मिलके बनी होती है। ये नेफ्रॉन क्या करता है, नेफ्रॉन फिल्टर वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड में जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनको फिल्टर करता है, ठीक है। द वेस्ट मटेरियल कलेक्टेड इन द किडनी, और जो वेस्ट मटेरियल होते हैं वो किडनी में कलेक्ट होते हैं फ्रॉम द लिक्विड यूरिन से। अब आपको पता है कि यूरिन में जो भी वेस्ट मटेरियल होते हैं वो सबको, जो ब्लड में वेस्ट मटेरियल होते हैं उनको फिल्टर करती है। फिल्टर करने के बाद उसको बाहर की तरफ रिमूव करने की प्रोसेस को अपनाती है। अब जैसे यूरिन जो होता है उसमें अगर नॉर्मली उसका कंपोजिशन देखें तो 95% वाटर होता है, 2.5% यूरिया होता है,
और 2.5% अदर वेस्ट मटेरियल होते हैं। ग्लूकोज अगर यूरिन में आ जाए तो इसका मतलब हो रहा है कि आप डायबिटीज से पीड़ित हो सकते हैं, यानी आपको डायबिटीज की बीमारी हो सकती है। तो ब्लड में जो वेस्ट मटेरियल होते हैं, नेफ्रॉन्स उसको फिल्टर करता है, यानी किडनी का पार्ट है नेफ्रॉन, जो मिलके बने होते हैं। फिर उसको एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको यूट्रस कहते हैं, वहां से वो, जो कि संख्या में 2 होते हैं, फिगर अभी दिखा रहा हूं, वहां से उसको वो बाहर की तरफ रिमूव करने के लिए भेज देते हैं यूट्रस से। उसके बाद फाइनली यूरिनरी ब्लेडर, वो सारा का सारा यूरिन आकर के यूरिनरी ब्लेडर में इकट्ठा हो जाता है। इसको टेम्परेरी स्टोर हाउस भी कहते हैं, यानी यहाँ पर यूरिन कुछ समय तक स्टोर हो सकता है, लेकिन परमानेंट नहीं, कुछ समय तक। उसके बाद फाइनली क्या होता है, यूरेथ्रा में वो पहुंचा दिया था। आपने पिछले केस में नहीं, आप लोगों ने नहीं देखा होगा। यूरेथ्रा एक कॉमन डक्ट होता है जो स्पर्म और यूरिन दोनों को कैरी करता है, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जब आप आगे पढ़ोगे तो उसमें आप ये देखोगे कि यूरेथ्रा एक ऐसा पार्ट होता है जो कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में भी शामिल होता है, यानी जो हमारी बॉडी में मेल गैमीट बनता है उसको भी ले जाने का काम ये यूरेथ्रा का होता है, और साथ ही साथ जो यूरिन होता है उसको भी बाहर ले जाने का काम यूरेथ्रा का ही होता है। फिर यहाँ से यूरिन बाहर की तरफ रिमूव कर दिया जाता है। तो ये पूरी प्रोसेस कहलाती है एक्सक्रेटरी सिस्टम, ये पूरी प्रोसेस कहलाती है एक्सक्रेशन की, और जिस पार्ट में ये कंप्लीट होता है उसको एक्सक्रेटरी ऑर्गन कहते हैं। फिर आपने ये देखा होगा कि कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जब हमारी किडनी फेल हो जाती है, किडनी खराब हो जाती है। अब आप सोच सकते हो जब किडनी फेल हो जाएगी तो यूरिन बाहर निकलने में प्रॉब्लम होगी, ठीक। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, डायलिसिस का यूज किया जाता है। एक तो ये होती है कि परमानेंट किडनी को ही चेंज करवा दिया जाए, नई किडनी, आर्टिफिशियल किडनी यूज किया जाए। एक जब इस तरीके की दिक्कत हो जाती है कि किडनी नहीं मिलती है या बहुत पैसे की मिलती है, तो आर्टिफिशियल किडनी का यूज किया जाता है, जिसको कहते हैं डायलिसिस। इसमें क्या करते हैं, इसमें जो आपकी बॉडी में एक 2 प्रकार के हम कह सकते हैं कि ट्यूब लगाए जाते हैं। एक से जो है यूरिन को बाहर रेगुलर निकाला जाता है, और दूसरे से यूजफुल मटेरियल जिसको हम बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। लगातार ऐसा आदमी डायलिसिस पे रहता है, यानी कि लगातार जैसे ये काम रुकेगा उस इंसान की डेथ हो जाएगी। तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट होता है, एक्सक्रेशन इन एनिमल। ओके, नेक्स्ट वीडियो में फिर इसके बाद जो भी टॉपिक रहेगा उसको डिस्कस करेंगे।